राधे दोस्तों, तो अभी हो रहा है 6:40 और कल के टाइम को इरेज करने के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे बिकॉज अभी थोड़ी सी पहले कर लेते हैं स्टडी टेबल को क्लीन। उसके बाद हम करेंगे अपने दिन की शुरुआत और इसमें वही सिर्फ उतना ही बुक रखेंगे जितना को हम पढ़ाई कर सकें। और आज से एक न्यू इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ जो कि टारगेटेड स्टडी होगा और डेली मैं खुद से टारगेट लूंगी और फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं टारगेटेड स्टडी करना तो आई एम सो सॉरी, तो उसको फॉलो कीजिएगा, है ना। और देखते हैं 71st BPSC तक ये टारगेट कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है ना। 71st BPSC तक 2 बार सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो चलिए, आई होप आप लोग आंसर राइटिंग तो लिख ही रहे होंगे। टारगेटेड स्टडी भी शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, श्री राधे राधे। और आज डे 1 का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि सबसे पहले मुझे करना है कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लास, ठीक है ना, जो कि टोटल 2 आवर का होता है। इसमें कोई कोताही नहीं है और इस क्लास को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चैलेंज, जो हम अभी कर रहे हैं, और डे आज 25 है। टोटल 1 आवर का होता है क्योंकि उसमें 8 से 9 क्वेश्चन मैं खुद लेती हूँ, आप लोग को भी देती हूँ और मैं लिखती भी हूँ। आप लोग अगर नहीं लिख पा रहे तो एक बार जाके प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो एनसीईआरटी का साइंस का 6th क्लास का 1, 2, 3 चैप्टर और हिस्ट्री का 6th क्लास का 1 और 2 चैप्टर। देखते कंप्लीट होता है या नहीं, इसमें हमें टिक करना है। फर्स्ट डे है और जो नेक्स्ट हमारा वो है बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन। और बिहार स्पेशल का जो इंट्रोडक्शनरी क्लास है वो कहाँ से करना है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये हमारा केबीसी नैनो का बुक, और केबीसी नैनो का बुक का जो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट उसी को हमें कंप्लीट करना है इसमें, बिकॉज इसमें से ना हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन यहाँ से कंप्लीट करना है। और जो नेक्स्ट है हमारा 71st BPSC के लिए करेंट टॉपिक वो है स्वच्छ वायु रिपोर्ट। और जो लास्ट टारगेट है 8 आवर स्टडी। चलिए, तो फिर टारगेट लास्ट में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और ये रहा हमारा टाइमर, और टाइमर करते हैं हम स्टार्ट, देखते हैं 8 आवर कंप्लीट होता है नहीं। मिलते हैं अब आगे। ब्लॉग बन चुके हैं लगभग 9 और मेरा 1 आवर 47 मिनट की कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसका मैंने 2 आवर चैलेंज लिया था, क्योंकि 2 आवर का ही होता है मिनिमम। आज थोड़ी सी 1.25 की स्पीड से देखा, इसीलिए बढ़ गई है। तो इसी के साथ मेरा ये फर्स्ट टारगेट आज का होता है कंप्लीट। और जो सेकंड टारगेट हमारा आंसर राइटिंग, तो उसको भी मैंने तैयार कर लिया, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन लिया गया। अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए और उससे जाके लिखना शुरू कर दीजिए। तो आज के दिन जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग को बता दी कौन कौन सी टॉपिक थी। ये टॉपिक था जनरल, जो यूएन जनरल असेंबली है ना, उन्होंने क्या किया, साइबर क्राइम के लिए मतलब उससे निपटने के लिए 2024 में ही एक कन्वेंशन अपनाया था, जिसमें टोटल देश को कहा गया था कि हस्ताक्षर कीजिए ताकि साइबर क्राइम पे सब साथ मिलकर लड़ेंगे। मगर देखिए, भारत, अमेरिका, जापान और कनाडा ने अभी तक इस पे साइन नहीं किया। हालांकि सबके अपना अपना कंसर्न है, अमेरिका का अपना कंसर्न है, भारत का अपना कंसर्न है, जापान और कनाडा का अपना अपना कंसर्न है। तो अगर मान लीजिए ये अपना लिया जाएगा तो टोटल 20 दशक में यह पहला 2 दशक में यह पहला कन्वेंशन होगा जो कि सबसे पहले अपनाया गया था। आप सबको ये बात पता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिसको साइबर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था, और ये 2001 में अपनाया गया था, और ये 2024 में सेकंड होगा। इसमें भारत का भी कंसर्न, भारत ने भी मतलब नहीं दिया। आप देखिए समाधान, इसका मैंने लिखा है कि समाधान करने का क्या तरीका हो सकता है, कि साइबर अपराध क्या होता है, किस तरीके से अगर हम इसका सही से यूज ना किया जाए तो ये दीर्घकालिक रूप से ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। मगर जरूरत क्या है, वरदान बनाने की। इसका समाधान का तरीका हो सकता है साझा, जो भी होगा साझा नियम बनाए, जो कानूनी ढांचा बने। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे ध्यान दे, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस की वो करे, मतलब ध्यान दे, ग्लोबल गवर्नेंस को अच्छा करे। यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी 2024 का जो एम था वो साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहले परिभाषा देना था, उसका ग्लोबल स्तर पर जो देश है उनके बीच समझौता और अपराधीकरण से लड़ाई करने के लिए था। ये पहला टॉपिक आज हमने पढ़ा और पूरे टॉपिक को मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है ना हमारे परिवार पे और वृद्ध जनशक्ति पे कैसे। और देखिए ये भारत है ना, युवा आबादी को लेकर भारत को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला होगा केरल में तेजी से वृद्ध आबादी है ना बढ़ता जा रहा है, और ये जो मिडिल भारत है ना उसमें ट्रांजिशन का भी फेज चला। हमारा जो नॉर्थ स्टेट है जैसे कि इसमें यूपी हुआ, बिहार हुआ, मतलब मुख्य रूप से ये सब युवा आबादी की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें जरूरत है क्या, ह्यूमन कैपिटल बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाने की, ठीक है ना। तो इन सब कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ा। और केरल के लिए 2036 तक कहा गया है, आरबीआई और यूएन की रिपोर्ट ने, कि जो टोटल 2036 तक आबादी होगी ना उसका 22% आबादी 60+ हो जाएंगे। वो तो कहानी वही हो गई कि जिसने अच्छा काम किया उसी को फल नहीं मिला। अब आप बताइए, अभी परिसीमन होगा जनसंख्या के हिसाब से, अगर वित्त दिया जाएगा तो केरल को कितना मिलेगा, जबकि केरल ने जनसंख्या नियंत्रण पर इतना अच्छा काम किया है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में, कि किस तरीके से WHO ने इसको 10 सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी घोषित कर दिया, और ये काफी ज्यादा मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांस केमिकल सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा था, उसकी जो टोटल हमारी टारगेट थी वो 15 गीगावाट पर आवर थी, है ना, लेकिन अभी हो पाया है कितना, 1.4 गीगावाट पर आवर। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर वर्टेक्स के कारण किस तरीके से जो अमेरिका है ना, अमेरिका में तेज ठंड पड़ रही है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट जो था LRASHM, जो DRDO का हाइपरसोनिक मिसाइल है, वह अभी 77वां गणतंत्र दिवस पर क्या किया गया, दिखाया गया है, मतलब अभी तक नहीं दिखाया गया था, इसको दिखाया गया। तो इसमें यही पढ़ा कि ये मिसाइल होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था ये था कौंडिन्य, जो जहाज है अभी ओमान में, भारत और ओमान के जो रिलेशन का 70 साल कंप्लीट हो चुका है ना, तो अभी वहां तक पहुंचा है इंडिया से। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है 1 आवर आंसर राइटिंग, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देती हूँ रिकॉर्डिंग करके, तो आ जाइए यूट्यूब चैनल पे और बने रहिए। हमारा आंसर राइटिंग टोटल चैलेंज 1 आवर की वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है 48 मिनट एंड 46 सेकंड में, ठीक है ना, जो कि 8 क्वेश्चन था टोटल। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हुआ कंप्लीट। अब जो हमारा थर्ड टारगेट है वो एनसीईआरटी साइंस का और हिस्ट्री का। इसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसमें ये टोटल दोनों एनसीईआरटी का ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, टारगेट काफी बेसिक है कि साइंस क्लास 6 का 1, 2, 3 और हिस्ट्री 1, 2 ये दोनों जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, बस 30 to 35 मिनट में दोनों टारगेट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें आज मैंने साइंस का चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि हमारे जो भोजन में जो मुख्य पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है,
मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे की जाती है और प्रोटीन की पहचान कैसे की जाती है और वसा की पहचान कैसे की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर उसमें आयोडीन का विलयन डालते हैं तो नीला और काला, तो वो मंड कहलाता है। और प्रोटीन में जो कॉपर सल्फेट की विलयन डालते हैं, कॉस्टिक सोडा की 10 बूंद और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद, तो वह बैंगनी रंग में अगर बदल जाता है तो उसमें प्रोटीन होता है। और वसा पहचानने की विधि तो आप लोग जानते हैं, कागज को अगर लेके दबाते हैं और कागज में अगर थोड़ी सी भी तेल की मात्रा आ गई तो उसमें वसा होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट, देखिए इसमें एक टॉपिक है जो वसा है ना, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन इसमें फैट भी बहुत ज्यादा होता है ना। रुक्षांश क्या होते हैं, जो कि आहारी रेशा होते हैं, किस तरीके से हमें मतलब पोषक तत्व तो नहीं देता है, मगर हमारे शरीर में जो भी अपच भोजन है उन सबको बाहर निकालने में और एक्स्ट्रा पानी को सोखने में ये काफी ज्यादा मददगार होता है। और साथ में ये भी देखा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और विटामिन के कमी के कारण कौन कौन से रोग होता है। और साथ में मतलब विलेय पदार्थ क्या होता है, विलेय पदार्थ क्या होता है, पदार्थों के पृथक्करण कैसे किया जाता है, हस्तचयन से और थ्रेशिंग से, निष्पादन से और चालन से। इस तरीके से हमारा ये साइंस का टॉपिक खत्म हो चुका था। टोटल 1 2 3 चैप्टर है ना। और फिर सेक्शन मतलब इसका हिस्ट्री का देखा था चैप्टर 1 में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा सा देखना सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया किधर है, गारो खासी जयंतिया है ना। और उसके बाद विंध्य पर्वत इसके उत्तर में जो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। और यहाँ से पता चला है कि सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व गेहूं और जो उगाया जाता था और भेड़ और बकरी पाला जाता था, इनके बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये दिया गया कि दक्षिण एशिया एक उपमहाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन यह विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों एवं पर्वतों में बटे होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा था, किस तरीके से यूनानियों और ईरानियों ने 2500 वर्ष पूर्व इंडिया का मतलब इंडस से निकला हुआ इंडिया है ना, 3500 पूर्व ऋग्वेद से किस तरीके से भारत के विलय के बारे में पता चलता है, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। और साथ में पांडुलिपि क्या होते हैं और पांडुलिपि किस तरीके पे लिखे जाते थे, तो भुर्ज के पत्ता जो कि मिलता था हिमालयी पौधा से है ना, उसके ऊपर भी पांडुलिपि बनाया जाता था। और साथ में ताड़ के पत्र से भी पांडुलिपि बनाए जाते। तो आज का ये दोनों टारगेट हमारा इतना ही रहा और इस टारगेट को हमने कंप्लीट कर लिया इतने टॉपिक से। और अब हम शुरू करने वाले बिहार स्पेशल का इंट्रोडक्शनरी क्लासेस। अगर आपके पास बिहार स्पेशल की बुक है केबीसी नैनो की, तब तो बहुत अच्छी है। और अगर आपके पास नहीं है तो मेरा शॉर्ट्स वीडियो चेक कर लीजिए। मैं इसके इंट्रोडक्शन जितने भी होते हैं ना बिहार के इंट्रोडक्शन, इन सबको मैं वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देती हूँ। और नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा बीपीएससी 1 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपको सबको पता है मेरा मेंस का तैयारी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रीलिम्स की तरफ इसलिए ध्यान देती हूँ, क्या पता मेंस 71 में कुछ दिक्कत हो जाए, है ना। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन का, मुझे इसको लर्न करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको लर्न करना। बने रहिए। सिर्फ 4 घंटे और 28 मिनट की पढ़ाई और मेरी हो चुकी है पूरी टारगेट कंप्लीट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2025 का आया था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि जो इंदौर है 200 में से 200 अंक 1.5 करोड़ की राशि पाकर प्रथम स्थान की है, जो कि 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर में। और चेन्नई निचला पैदान पे है, ठीक है ना। 75 लाख की उनको क्या मिला है, राशि मिली है, ठीक है। और 3,10,000 आबादी, सॉरी गाइज यहाँ 1000 होगा, है ना, सही किया मैंने, दोबारा देख लिया। इसमें अमरावती शीर्ष पे रहा है। और उसी प्रकार 3 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में देवास प्रथम स्थान पे रहा है। 130 में से 103 ने पीएम 10 प्रदूषण स्तर में कमी की है और मुंबई तो 44% कमी के साथ दिखाया है ना। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट। इसका पैमाना क्या क्या होता है और साथ में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, किसके द्वारा, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसमें टोटल 131 नॉन अटेनमेंट शहर शामिल करते हैं, जो कि लगातार समझिए तो वायु गुणवत्ता जिसमें गिरावट ही आ रही है। तो इस तरीके से अभी मेरा ये चैलेंज बचा हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना टारगेट जो कि मैंने साइड टारगेट बनाया हुआ है वो है हमारा बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग में अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, जिसमें मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं यहाँ हूँ, जो कि मुझे देखना है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो तेभागा आंदोलन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और टाइम भी होने वाली है 2:30+ हो चुकी है, तो टाइम भी कम है, लगातार बने रहिए। देखते हैं 8 घंटा कंप्लीट होता है खत्म, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मेरी पढ़ाई टोटल 7 घंटे 41 मिनट की हो चुकी है, क्योंकि मेरे को ट्यूशन भी ना पढ़ना होता है और ट्यूशन भी पढ़ाना भी होता है, तो इसीलिए इतना थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। इसके साथ मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था अपना टारगेट, वो स्पेक्ट्रम की रीडिंग और एसे की राइटिंग। और ये आज से मैंने स्टार्ट किया है न्यू इनिशिएटिव, ये मेरा था डे 1 और आज से मैंने 100 डे एसे राइटिंग चैलेंज लिया है। अगर आप लोग भी नहीं जुड़े हैं तो रात को डेली एक एसे डालूंगी, आप लोग जुड़ जाइए उसके साथ। और आंसर राइटिंग में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और फिर नेक्स्ट डे का जो प्लान बनाना है वो मैंने बना लिया। और इसके साथ मेरा 8 आवर ये वाला चैलेंज आज सिर्फ और सिर्फ 7:45 पे रुक गई है। कल कोशिश करूंगी पूरा कंप्लीट हो जाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए डेली ब्लॉग देखते रहिए और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।